नमस्ते बच्चों। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया की एक बहुत ही चटपटी कहानी सुनेंगे। इस कहानी के दो मुख्य हीरो हैं। एक है एसिड, जो स्वभाव से बहुत ही खट्टा और तेज मिजाज वाला है, और दूसरी है बेस, जो कड़वी बातें करती है और काफी चिकनी है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और जब भी मिलते हैं एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए, एक बार एसिड ने शहर में अपनी ताकत का रौब जमाना शुरू कर दिया। हमें ये तो पता था कि वो एसिड है, पर वो कितना ताकतवर है ये जानने के लिए हमने एक तरकीब सोची, जिसे टाइट्रेशन कहते हैं। यानी एक ज्ञात ताकत वाली बेस को बूंद बूंद करके एसिड में मिलाना, ताकि उसकी असल शक्ति मापी जा सके। जैसे ही हम ऊपर से धीरे धीरे बेस गिराना शुरू करते हैं, इन दोनों के बीच एक जबरदस्त समझौता होने लगता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इस समझौते में कमाल की बात ये होती है कि एसिड का गुस्सा और बेस की कड़वाहट दोनों खत्म हो जाते हैं, और बदले में वे नमक और पानी बना लेते हैं। लेकिन इस लड़ाई में हमें पता कैसे चले कि अब एसिड पूरी तरह शांत हो चुका है? इसके लिए हम इस कहानी में एक जासूस की मदद लेते हैं, जिसे इंडिकेटर कहते हैं। ये एक ऐसा रसायन है जो माहौल बदलते ही अपना रंग बदल लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और एक ऐसा पल आता है जहां एसिड और बेस की मात्रा रासायनिक रूप से बिल्कुल एक जैसी हो जाती है, जिसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां दोनों के बीच का संतुलन एकदम सटीक बैठता है। हालांकि ये संतुलन हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, इसलिए हम बेस गिराना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि वो जासूस यानी इंडिकेटर अचानक रंग बदलकर हमें इशारा न दे दे। जिस पल रंग बदलता है उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं, जिसका मतलब है कि अब हमें बेस डालना बंद कर देना चाहिए। अगर हम अपनी लैब की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास HCl नाम का वो तेज एसिड है और NaOH नाम की वो बेस। ये दोनों जब इसी तरह एक दूसरे से मिलते हैं तो आखिर में NaCl यानी घर में इस्तेमाल होने वाला नमक और पानी बनकर शांति से बैठ जाते हैं। इसी के साथ एसिड की ताकत का पता लगाने का हमारा ये पहला पड़ाव पूरा होता है, और कहानी अब इनके आगे के सफर की ओर बढ़ती है। नमस्ते बच्चों। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया की एक बहुत ही चटपटी कहानी सुनेंगे। इस कहानी के दो मुख्य हीरो हैं। एक है एसिड, जो स्वभाव से बहुत ही खट्टा और तेज मिजाज वाला है, और दूसरी है बेस, जो कड़वी बातें करती है और काफी चिकनी है। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और जब भी मिलते हैं एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए, एक बार एसिड ने शहर में अपनी ताकत का रौब जमाना शुरू कर दिया। हमें ये तो पता था कि वो एसिड है, पर वो कितना ताकतवर है ये जानने के लिए हमने एक तरकीब सोची, जिसे टाइट्रेशन कहते हैं। यानी एक ज्ञात ताकत वाली बेस को बूंद बूंद करके एसिड में मिलाना, ताकि उसकी असल शक्ति मापी जा सके। जैसे ही हम ऊपर से धीरे धीरे बेस गिराना शुरू करते हैं, इन दोनों के बीच एक जबरदस्त समझौता होने लगता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इस समझौते में कमाल की बात ये होती है कि एसिड का गुस्सा और बेस की कड़वाहट दोनों खत्म हो जाते हैं, और बदले में वे नमक और पानी बना लेते हैं। लेकिन इस लड़ाई में हमें पता कैसे चले कि अब एसिड पूरी तरह शांत हो चुका है? इसके लिए हम इस कहानी में एक जासूस की मदद लेते हैं, जिसे इंडिकेटर कहते हैं। ये एक ऐसा रसायन है जो माहौल बदलते ही अपना रंग बदल लेता है। कहानी आगे बढ़ती है और एक ऐसा पल आता है जहां एसिड और बेस की मात्रा रासायनिक रूप से बिल्कुल एक जैसी हो जाती है, जिसे हम इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां दोनों के बीच का संतुलन एकदम सटीक बैठता है। हालांकि ये संतुलन हमें अपनी आंखों से नहीं दिखता, इसलिए हम बेस गिराना तब तक जारी रखते हैं जब तक कि वो जासूस यानी इंडिकेटर अचानक रंग बदलकर हमें इशारा न दे दे। जिस पल रंग बदलता है उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं, जिसका मतलब है कि अब हमें बेस डालना बंद कर देना चाहिए। अगर हम अपनी लैब की बात करें तो मान लीजिए हमारे पास HCl नाम का वो तेज एसिड है और NaOH नाम की वो बेस। ये दोनों जब इसी तरह एक दूसरे से मिलते हैं तो आखिर में NaCl यानी घर में इस्तेमाल होने वाला नमक और पानी बनकर शांति से बैठ जाते हैं। इसी के साथ एसिड की ताकत का पता लगाने का हमारा ये पहला पड़ाव पूरा होता है, और कहानी अब इनके आगे के सफर की ओर बढ़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे इस जासूस यानी इंडिकेटर के पास ऐसी कौन सी जादुई शक्ति है जो वो ऐन मौके पर रंग बदल लेता है।
दरअसल इस जासूसी के पीछे दो बहुत ही मज़ेदार तर्क हैं, जिन्हें साइंस की भाषा में थ्योरी कहते हैं, जिसका आसान मतलब है किसी बात को समझाने का तरीका। पहली थ्योरी का नाम है ओस्टवॉल थ्योरी। ये कहती है कि हमारा इंडिकेटर असल में खुद भी एक बहुत ही कमज़ोर एसिड या बेस होता है। जब तक वो एसिड के साथ होता है वो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही माहौल में बेस की मात्रा बढ़ती है और घोल का संतुलन बिगड़ता है, हमारा इंडिकेटर टूटकर अलग होने लगता है। इस टूटने की वजह से ही वो घोल में अपना असली रंग बिखेर देता है। जैसे फिनोल्फ्थलीन नाम का इंडिकेटर एसिड के साथ बिल्कुल पानी जैसा दिखता है, पर जैसे ही बेस की एंट्री होती है वो टूटकर गुलाबी रंग का हो जाता है। दूसरी थियरी और भी दिलचस्प है, जिसे क्विनोनॉइड थियरी कहते हैं। ये कहती है कि इंडिकेटर कोई जादू नहीं करता, बल्कि वो परिस्थिति के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई बहुरूपिया मुसीबत आने पर अपनी शक्ल बदल ले। जब एसिड और बेस के मिलने से माहौल का पीएच बदलता है, यानी घोल के खट्टेपन या कड़वेपन का पैमाना बदलता है, तो इंडिकेटर के अणुओं का ढांचा ही बदल जाता है। जैसे ही उसका ढांचा बदलता है, हमें एक नया रंग दिखाई देने लगता है। मिथाइल ऑरेंज इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो एसिडिक माहौल में लाल दिखता है, लेकिन जैसे ही बेस का प्रभाव बढ़ता है और उसकी बनावट बदलती है, वो पीला हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे जैसे माहौल का मिजाज बदलता है, ये इंडिकेटर्स अपनी अंदरूनी संरचना को बदलकर हमें रंग के जरिए चेतावनी देते हैं। इस तरह ये दोनों थ्योरीज हमें समझाती हैं कि कैसे एक छोटी सी बूंद पूरे फ्लास्क का रंग बदलकर हमें जीत का संकेत दे देती है। और अब ये जानना और भी रोमांचक होगा कि हम इनका सही चुनाव कैसे करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, हमारी कहानी अब उन नियमों को समझा रही है जिनके दम पर इंडिकेटर अपना रंग बदलते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से में ऑस्टवॉल्ड थ्योरी को दिखाया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक तरफ एसिडिक मीडियम है और दूसरी तरफ बेसिक मीडियम। यहाँ इंडिकेटर एक संतुलन बनाकर रहता है, लेकिन जैसे ही माध्यम बदलता है वो टूटकर अलग हो जाता है और इसी वजह से घोल का रंग अचानक बदल जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। नीचे के हिस्से में क्विनोनॉइड थ्योरी को समझाया गया है। इसमें किसी चीज़ के टूटने के बजाय उसके रूप के बदलने पर जोर दिया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इंडिकेटर के दो अलग अलग ढांचे या स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। जब एसिड या बेस की वजह से माहौल बदलता है, तो इंडिकेटर अपनी शक्ल यानी अपने स्ट्रक्चर ही बदल लेता है और इसी शक्ल के बदलते ही हमें एक नया रंग दिखाई देने लगता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये दोनों ही तरीके असल में पीएच के बदलाव से जुड़े हुए हैं। चाहे इंडिकेटर टूटे या अपनी शक्ल बदले, ये सब तभी होता है जब घोल का खट्टापन या कड़वापन एक खास स्तर को पार करता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यही वो वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से टाइट्रेशन के दौरान हमें एंड पॉइंट पर एकदम सटीक रंग दिखाई देता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये चित्र हमें याद दिलाता है कि लैब में इस्तेमाल होने वाले फिनोल्फ्थलीन या मिथाइल ऑरेंज जैसे इंडिकेटर कोई जादू नहीं, बल्कि इन्हीं नियमों के पक्के गुलाम हैं। अब जब हम इन जासूसों के काम करने का तरीका समझ चुके हैं, तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि अलग-अलग तरह के टाइट्रेशन के लिए हम सही इंडिकेटर का चुनाव कैसे करते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे एसिड और बेस की इस लड़ाई में हमारे इंडिकेटर जासूस की तरह काम करते हैं। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि हर एसिड और हर बेस एक जैसी ताकत वाले नहीं होते। केमिस्ट्री की इस कहानी में अब क्लासिफिकेशन की एंट्री होती है, जिसका मतलब है एसिड और बेस को उनकी ताकत के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। यहाँ ताकत का मतलब ये है कि कोई एसिड या बेस पानी में मिलने पर कितनी तेज़ी और गहराई से अपना असर दिखाता है। सबसे पहले मुकाबला होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच। मान लीजिए ऊपर ब्यूरेट में ताकतवर NaOH बैठा है और नीचे फ्लास्क में शक्तिशाली HCl। चूंकि दोनों ही बहुत ताकतवर हैं, इसलिए इनके बीच की रिएक्शन बहुत ही साफ और सीधी होती है और न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट बिल्कुल बीच में आता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुकाबला बराबरी का ना हो। जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं, तो एसिड की ताकत ज़्यादा होने की वजह से पलड़ा थोड़ा जल्दी एसिड की तरफ झुक जाता है। यहाँ एंड पॉइंट थोड़ा खटास वाली साइड यानी कम पीएच की तरफ खिसक जाता है।
ठीक इसके उल्टा जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे एसिटिक एसिड और NaOH मिलते हैं तो बेस अपनी ज़्यादा ताकत दिखाता है और एंड पॉइंट बेस वाली साइड की तरफ चला जाता है। सबसे पेचीदा स्थिति तब होती है जब एक वीक एसिड और वीक बेस आपस में मिलते हैं। चूंकि दोनों ही स्वभाव से थोड़े ढीले और कमज़ोर हैं, इसलिए इनके बीच की जंग कभी साफ नहीं हो पाती और इंडिकेटर के लिए ये पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रिएक्शन कब पूरी हुई। इसीलिए इस तरह के टाइट्रेशन लैब में बहुत कम किए जाते हैं। एसिड और बेस की यही आपसी ताकत ये तय करती है कि हमारे समझौते का एंड पॉइंट किस मोड़ पर दिखाई देगा। इस तरह ताकत के आधार पर बने ये 4 अलग-अलग ग्रुप हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हर टाइट्रेशन का मिजाज कैसा होगा। और अब ये कहानी इन अलग-अलग मुकाबलों को ग्राफ और लकीरों के जरिए समझने की ओर बढ़ रही है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, हमारी कहानी अब 4 अलग-अलग मुकाबलों की शक्लें ले चुकी है। सबसे पहले हिस्से में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आमना-सामना हो रहा है, जैसे कि HCl और NaOH। क्योंकि यहाँ दोनों पहलवान बराबर की ताकत रखते हैं, इसलिए इनके बीच का एंड पॉइंट बिल्कुल साफ और सटीक नजर आता है, जिससे हमें रिजल्ट निकालने में कोई मुश्किल नहीं होती। दूसरे हिस्से में एक स्ट्रॉन्ग एसिड का मुकाबला एक कमज़ोर बेस से हो रहा है। यहाँ एसिड की शक्ति ज़्यादा होने की वजह से पलड़ा उसकी तरफ झुका हुआ है और इसी वजह से एंड पॉइंट 7 से कम pH की ओर यानी एसिडिक साइड की तरफ खिसक जाता है। तीसरे हिस्से में कहानी बिल्कुल उलट गई है, जहां एसिटिक एसिड जैसा कमजोर एसिड एक शक्तिशाली बेस से टकरा रहा है। यहां बेस अपनी ताकत का दबदबा बनाता है, जिससे एंड पॉइंट बेस वाली साइड की तरफ चला जाता है। चौथे और आखिरी हिस्से में दोनों ही खिलाड़ी कमजोर हैं, क्योंकि ना तो एसिड और ना ही बेस अपनी पूरी ताकत दिखा पाते हैं, इसलिए इनके बीच की टाइट्रेशन का एंड पॉइंट कभी भी साफ-साफ समझ नहीं आता और जासूस इंडिकेटर भी उलझन में पड़ जाता है। ये पूरा चार्ट हमें सिखाता है कि एसिड और बेस की आपसी ताकत ही ये तय करती है कि टाइट्रेशन का व्यवहार कैसा होगा और हमें कैसा नतीजा मिलेगा। इन 4 अलग-अलग रास्तों को समझ लेने के बाद अब हमारी कहानी इन मुकाबलों को ग्राफ और रेखाओं के जरिए और गहराई से देखने की ओर बढ़ रही है। अब हमारी कहानी के उन 2 सबसे बड़े पहलवानों के बारी है जो अपनी पूरी ताकत के साथ अखाड़े में उतरते हैं। ये हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि जब ये पानी में घोले जाते हैं तो ये पूरी तरह से अपने छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसे साइंस में आयनाइजेशन कहते हैं। यानी इनका एक भी हिस्सा बेकार नहीं बैठता, सब के सब काम पर लग जाते हैं। कल्पना कीजिए कि ब्यूरेट में खड़ा NaOH और फ्लास्क में बैठा HCl दोनों ही पूरे जोश में हैं। जैसे ही ऊपर से बेस की एक भी बूंद नीचे गिरती है, इनके बीच की मुलाकात इतनी तेज और साफ होती है कि देखते ही देखते न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया पूरी हो जाती है। चूंकि दोनों ही तरफ बराबर की शक्ति है, इसलिए ये मिलकर बड़ी तेजी से नमक और पानी बना लेते हैं। इस मुकाबले में हमारा वो जासूस इंडिकेटर भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसे किसी तरह की उलझन नहीं होती। जैसे ही एसिड खत्म होने वाला होता है, बेस की बस एक आखिरी बूंद गिरते ही माहौल का मिजाज इतनी फुर्ती से बदलता है कि इंडिकेटर तुरंत अपना रंग बदल देता है। इस साफ और गहरे रंग के बदलाव को ही हम शार्प एंड पॉइंट कहते हैं, जिसका मतलब है कि हमें बिना किसी शक के पता चल जाता है कि रिएक्शन ठीक इसी पल पूरी हुई है। HCl और NaOH का ये तालमेल केमिस्ट्री के लैब में सबसे आदर्श माना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह की सुस्ती या कमजोरी नहीं दिखती। इन दोनों की ये जबरदस्त टक्कर और इनके बीच का ये तालमेल कैसा दिखता है, इसे समझने के लिए हम एक खास नक्शे का सहारा लेते हैं, जिसे टाइट्रेशन कर्व कहा जाता है। अब ये कहानी इसी नक्शे की लकीरों को समझने की तरफ बढ़ रही है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, हमारी कहानी के ये 2 सबसे बड़े पहलवान अब अपनी पूरी ताकत के साथ अखाड़े में उतर चुके हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये लंबी कांच की नली यानी ब्यूरेट है, जिसमें हमने अपनी शक्तिशाली बेस यानी NaOH को भरा हुआ है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इसके ठीक नीचे रखे हुए कोनिकल फ्लास्क में हमारा तेज मिजाज वाला एसिड यानी HCl बैठा है, जो ऊपर से गिरती हुई बूंदों का इंतजार कर रहा है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, फ्लास्क का घोल हल्का गुलाबी हो चुका है। ये रंग हमें ये पक्का संकेत दे रहा है कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ चुका है और एसिड अब पूरी तरह बेस के साथ शांत हो गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इस लैब सेटअप के ठीक बगल में एक ग्राफ बना हुआ है, जिसे हम टाइट्रेशन कर्व कहते हैं,
जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये लकीर शुरू में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन एंड पॉइंट के पास आते ही अचानक बिल्कुल सीधी खड़ी होकर ऊपर की तरफ भागती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, कर्व का ये अचानक और सीधा ऊपर चढ़ना ही ये बताता है कि बेस की एक छोटी सी बूंद गिराते ही घोल का पीएच कितनी फुर्ती से बदला है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यही वो शार्प राइज है जिसकी वजह से जासूस इंडिकेटर को रंग बदलने में एक पल की भी देरी नहीं होती और हमें एंड पॉइंट एकदम साफ दिखाई देता है। अब जब हमने इन दोनों महाबली पहलवानों की टक्कर देख ली है, तो ये देखना और भी रोमांचक होगा कि कहानी तब क्या मोड़ लेती है जब इनमें से कोई एक पहलवान थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। पिछली कहानी में हमने देखा कि कैसे दो बराबर के पहलवानों ने एक दूसरे को संभाला था, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इस बार मुकाबला है एक बहुत ही ताकतवर एसिड और एक नरम स्वभाव वाली बेस के बीच। एसिड तो अभी भी वही पुराना और शक्तिशाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो पानी में जाते ही पूरी तरह सक्रिय हो जाता है और अपनी पूरी ताकत दिखाता है। लेकिन इस बार उसके सामने जो बेस है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो बेचारी थोड़ी कमज़ोर और कम प्रभावशाली है। इसका मतलब ये है कि ये बेस पानी में पूरी तरह नहीं घुल पाती और बहुत कम बेसिक कण पैदा करती है। अब कल्पना कीजिए कि जब ऊपर से ये कमज़ोर बेस नीचे बैठे उस शक्तिशाली एसिड से मिलने आती है, तो मुकाबला बराबरी का नहीं रहता। चूंकि एसिड के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब इन दोनों के बीच समझौता होता है, तब भी उस माहौल में एसिड का थोड़ा सा दबदबा और असर बाकी रह जाता है। इस स्थिति को हम एसिडिक इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं, जिसका सरल मतलब ये है कि बराबरी का वो बिंदु अब 7 की न्यूट्रल गिनती पर ना रुककर थोड़ा खटास वाली यानी एसिडिक दिशा की तरफ झुक गया है। इस कहानी में अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे उस रंग बदलने वाले जासूस की होती है। चूंकि माहौल पूरी तरह शांत या न्यूट्रल नहीं हुआ है और उसमें एसिड की थोड़ी सी धमक अभी भी बाकी है, इसलिए हमें एक ऐसा इंडिकेटर चुनना पड़ता है जो इस थोड़ी सी एसिडिक माहौल को पहचान कर अपना रंग बदल सके। अगर हम यहाँ सही जासूस का चुनाव नहीं करेंगे, तो वो हमें गलत समय पर इशारा दे देगा और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की ये जंग हमें साफ समझाती है कि इंडिकेटर का चुनाव हमेशा उस संतुलन पर निर्भर करता है जो एसिड और बेस की आपसी ताकत से बनता है। अब जब हमने देख लिया कि ताकतवर एसिड ने कमज़ोर बेस को कैसे अपनी तरफ झुकाया, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या होगा अगर पासा पूरी तरह पलट जाए और बेस ताकतवर हो जाए। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, हमारी कहानी अब उस मोड़ पर है जहां मुकाबला बराबरी का नहीं है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ऊपर लगी हुई इस लंबी नली यानी ब्यूरेट में इस बार हमने अपने सबसे शक्तिशाली पहलवान यानी स्ट्रॉन्ग एसिड को भरा हुआ है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, नीचे रखे हुए कॉनिकल फ्लास्क में इस बार एक कमज़ोर बेस मौजूद है जो स्वभाव से थोड़ी नर्म है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, फ्लास्क के अंदर का रंग बहुत ही हल्का और धीमे से बदल रहा है। ये हमें इशारा दे रहा है कि एंड पॉइंट आ तो गया है, लेकिन वो पहले की तरह एकदम अचानक और गहरा नहीं है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, बगल में बना हुआ ग्राफ यानी कर्व ये साफ दिखा रहा है कि ये लकीर 7 नंबर के न्यूट्रल पॉइंट पर नहीं रुकती, बल्कि उससे थोड़ा नीचे यानी एसिडिक साइड की तरफ झुक जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, संतुलन का ये बिंदु एसिड की तरफ इसलिए है क्योंकि ऊपर से गिरने वाला एसिड बहुत ताकतवर है और वो समझौते के बाद भी अपना थोड़ा असर छोड़ देता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये कर्व हमें समझाता है कि इस स्थिति में हमें अपने जासूस इंडिकेटर का चुनाव बहुत ही सोच समझकर करना पड़ता है, ताकि वो सही समय पर अपना रंग बदलकर हमें इस एसिडिक बैलेंस की जानकारी दे सके। अब जब हमने देख लिया कि ताकतवर एसिड ने कमज़ोर बेस को कैसे अपनी तरफ झुका लिया है, तो अगली कहानी में ये देखना और भी मज़ेदार होगा कि जब पासा पलटता है और बेस ताकतवर हो जाती है, तब संतुलन किस दिशा में जाता है। हमारी कहानी अब उसी प्रयोगशाला में आगे बढ़ती है जहां स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की टक्कर के बाद अब एक नया किरदार कदम रखता है। ये है एसिटिक एसिड, जिसे हम वीक एसिड या कमज़ोर एसिड के नाम से जानते हैं।
पिछले शक्तिशाली एसिड के मुकाबले ये स्वभाव से थोड़ा सुस्त है। जहां पिछला एसिड पानी में उतरते ही पूरी तरह टूटकर अपनी सारी शक्ति झोंक देता था, वहीं ये एसिटिक एसिड पानी में जाने पर बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन पैदा करता है। इसे हम विज्ञान में पार्शियल आयनाइजेशन या आंशिक रूप से टूटना कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके बहुत सारे हिस्से तो सुरक्षित रह जाते हैं और केवल कुछ ही हिस्से टूटकर अपनी एसिडिक ताकत दिखाते हैं। अब मुकाबला शुरू होता है जब ऊपर ब्यूरेट से हमारी पुरानी और बेहद शक्तिशाली दुश्मन NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस की एंट्री होती है। ये बेस पानी में गिरते ही पूरी तरह आयनों में टूट जाती है और अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए तैयार रहती है। जैसे जैसे ऊपर से बेस की बूंदें नीचे फ्लास्क में बैठे इस सुस्त एसिड पर गिरती हैं, एसिड के हाइड्रोजन आयनों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस कहानी का सबसे अनोखा मोड़ तब आता है जब फ्लास्क में एक बफर रीजन या बफर क्षेत्र बन जाता है। ये टाइट्रेशन का वो चरण है जहां घोल में थोड़ा एसिड और थोड़ा बना हुआ नमक दोनों मौजूद होते हैं। ये क्षेत्र एक ढाल की तरह काम करता है और पीएच को बहुत तेजी से बदलने से रोकता है। इसी वजह से इस दौरान पीएच बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे बेस की मात्रा बढ़ती जाती है, एक ऐसा पल आता है जहां एसिड और बेस की मात्रा बराबर तो होती है, लेकिन यहां समझौता न्यूट्रल यानी 7 पर नहीं होता। चूंकि यहाँ लड़ाई एक कमजोर एसिड और एक बेहद ताकतवर बेस के बीच थी, इसलिए जब दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं तब भी घोल का मिजाज थोड़ा कड़वा यानी एल्कलाइन रह जाता है। इसी कारण यहाँ मिलने वाले इक्विवेलेंस पॉइंट की गिनती 7 से ऊपर यानी बेस की तरफ होती है। इस समझौते के बाद जो घोल में नमक बचता है वो भी स्वभाव से थोड़ा बेसिक होता है, जो ये पक्का कर देता है कि इस जंग में आखिर में बेस का ही पलड़ा भारी रहा। अब जब हमने देख लिया कि एक कमजोर एसिड कैसे ताकतवर बेस के सामने संघर्ष करता है, तो अगली कहानी में ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि अगर दोनों ही खिलाड़ी कमजोर हों तो उनकी केमिस्ट्री कैसे काम करती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, हमारी प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड और NaOH की ये जंग अब एक नक्शे यानी ग्राफ की शक्ल ले चुकी है। आइए इस चित्र के एक एक हिस्से को अपनी कहानी से जोड़कर समझते हैं। शुरुआत का बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ग्राफ की लकीर काफी नीचे से शुरू हो रही है, क्योंकि शुरुआत में फ्लास्क में सिर्फ कमजोर एसिड मौजूद है। ये एसिड बहुत धीरे धीरे टूटता है, जिसे आंशिक रूप से टूटना कहते हैं। इसी वजह से ये घोल में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन छोड़ पाता है और शुरुआती पीएच कम यानी एसिडिक रहता है। बफर क्षेत्र से पहले की चढ़ाई। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने ऊपर से NaOH की कुछ बूंदें गिराईं, लकीर थोड़ी ऊपर बढ़ने लगी। यहाँ एसिड और बेस के मिलने से नमक बनना शुरू हो गया है, जिससे एसिड का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा है। बफर क्षेत्र, बफर रीजन। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ग्राफ के बीच में एक हिस्सा दिखाया गया है जहां लकीर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये वो जादुई क्षेत्र है जहां फ्लास्क में बचा हुआ एसिड और बना हुआ नमक दोनों एक साथ मौजूद हैं। ये मिश्रण मिलकर पीएच को अचानक बढ़ने से रोकता है, इसलिए यहाँ ग्राफ बहुत सीधा और शांत चलता है। इक्विवेलेंस पॉइंट। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, समझौते का मुख्य बिंदु 7 नंबर से काफी ऊपर यानी बेस वाली दिशा में है। इसका कारण ये है कि ताकतवर बेस ने कमजोर एसिड को पूरी तरह दबा दिया है, जिससे बराबरी का ये बिंदु एल्कलाइन या क्षारीय हो गया है। एंड पॉइंट और इंडिकेटर। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट के ठीक पास एक हिस्सा दिखाया गया है जहां फिनोल्फ्थिलीन इंडिकेटर अपना काम करता है। चूंकि यहां संतुलन 7 से ऊपर की तरफ है, इसलिए हमें एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जिसका रंग बदलने का दायरा उसी पीएच रेंज में आता हो जहां आपकी टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट मौजूद है। आखिरी तेज चढ़ाई, फाइनल स्टीप राइज। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, अंत में लकीर अचानक से बहुत ऊंची उठ गई है। इसका मतलब ये है कि अब सारा एसिड खत्म हो चुका है और फ्लास्क में केवल अतिरिक्त ताकतवर बेस बची है, जो पूरी तरह अपना राज चला रही है। परीक्षा के लिए विशेष सुझाव। ग्राफ को बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि लकीर को सीधा 7 पर न मोड़ें, बल्कि 7 से थोड़ा ऊपर ले जाकर मोड़ें। बफर क्षेत्र का महत्व। ये क्षेत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टाइट्रेशन के दौरान पीएच में होने वाले बड़े बदलावों को रोकता है और एक स्थिर वातावरण बनाए रखता है ताकि रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़े। एल्कलाइन पॉइंट का कारण।
चूंकि यहाँ एक ताकतवर बेस और कमजोर एसिड का मुकाबला है, इसलिए बना हुआ नमक पानी के साथ मिलकर घोल को थोड़ा बेसिड बना देता है। इंडिकेटर का चुनाव। हमेशा ऐसा इंडिकेटर चुनें जिसका रंग बदलने का दायरा उसी पीएच रेंज में आता हो जहां आपकी टाइट्रेशन का इक्विवेलेंस पॉइंट मौजूद हो। इस चित्र के साथ हमारी ये कहानी अब उन कठिन परिस्थितियों की ओर बढ़ रही है जहां दोनों ही तरफ के खिलाड़ी कमजोर पड़ जाते हैं।